नमस्कार, मैं पुष्पांजलि केवी स्टूडियो के कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूं, स्वागत करती हूं। हमारा एक यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय है, जिस पर आप बेगूसराय के जाने माने और उभरते व्यक्तित्व से रूबरू हो सकते हैं। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज हमारे बीच एक ऐसे चिकित्सक हैं जो चिकित्सा के साथ साथ समाज सेवा में भी दिन रात एक कर लोगों की समस्याओं का समाधान करने में लगे हुए हैं। तो आइए सुनते हैं इनकी जुबानी, इनके संघर्ष की कहानी। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर संजीव कुमार भारती जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप तमाम टीम के तमाम लोगों को धन्यवाद। कसकर मेरे जैसे लोगों को आपने बुलाया अपनी बात रखने के लिए। सर, आपका समाज सेवा में पदार्पण कब हुआ? लगभग 92 में गांधी जी के एक मित्र थे सुब्बा राव जी, वो जीडी कॉलेज में आए थे, मैं पढ़ रहा था जी। उनसे प्रेरित होकर हमने समाज सेवा का काम शुरू किया और सबसे पहले साक्षरता अभियान का कार्यक्रम हमने शुरू किया। संपूर्ण साक्षरता अभियान मैंने पूरे ज़िला में, बिहार के कई ज़िलों में हमने काम किया। उस समय बिहार झारखंड एक हुआ करता था। कई ज़िला में जाके हमने टीएलसी और पीएलसी का कार्यक्रम किया और अपने ज़िला को पूरे देश में प्रथम स्थान लाने में हम अपने तमाम टीम के लोगों ने साक्षरता के नाम पे प्रथम स्थान लाया अपने ज़िला। अक्सर देखा गया है कि किन्हीं कारणों से उपभोक्ता ठगे जाते हैं। चूँकि आप उपभोक्ता संरक्षण के अध्यक्ष हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है? सच्चाई यही है, जो हमारा जो व्यवस्था है, सरकारी तंत्र जो है, ये तमाम लोग उपभोक्ता को बुड़बक बनाने में, ठगने में लगे हुए हैं। जो कैपिटलिस्ट लोग हैं वही बाज़ार बनाते हैं जी जी। और हम लोगों के ऊपर जो कमज़ोर लोग हैं उनको उसमें ले जाते हैं, ठगते हैं। मिलावट सबसे ज़्यादा होती है। अभी सबसे ज़्यादा जो बीमारियां हो रही हैं जी, सबसे ज़्यादा किडनी, लीवर या अन्य जो भी चीज़ खराबियां आ रही हैं, उसमें सबसे ज़्यादा मिलावट की भूमिका में सबसे ज़्यादा सरसों तेल है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमारे देश में, देश को पूरे विश्व के लोग बाज़ार मानते हैं। तो आपको पता होगा जिस तरह से आज कोरोना सब कोरोना ला रहा है, जी जी। कुछ दिन पहले इसी तरह ड्रॉपसी को लाया गया था। वो प्लांटेड होता है हमारे देश में। जो वह पैर फूला, बुखार आया, लोग मर गया, तो कहा जब सरसों तेल हटा दो, सारे लोगों ने सरसों तेल हटा दिया जी। और उसके बदले में रिफाइन को लॉन्च किया और आज वही रिफाइन तेल हमारे तमाम लोगों को स्वीट पॉइजन का काम कर रहा है। बिल्कुल। मिलावट तो हर स्तर पर है। अब तो शैक्षणिक मिलावट हो गई, सामाजिक मिलावट हो गई, राजनीतिक मिलावट हो गई और आम उपभोक्ता के जो जीवन से जुड़े हुए जो सामान हैं उसमें तो मिलावट है जी। इसीलिए हमने उपभोक्ता संरक्षण समिति का बैनर थामा और आज पूरे प्रदेश का, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ बिहार का जी। और तमाम ज़िला में हमारी टीम अब धीरे धीरे काम करने लगी है। लेकिन प्रशासनिक जो दकियानुसी विचार है वह उस पर भारी पड़ रहा है जी। इसलिए आम जनता को जागरूक करके हम इसको आगे ले जाएंगे और बहुत बड़ा मूवमेंट हमारे देश में उपभोक्ताओं के द्वारा किया जाए। सर, आपने किन किन विषयों पर आम जनताओं को जागरूक किया है? वैसे तो लोगों के, वंचित लोगों के अधिकार के बारे में, उनकी समस्याएं, जो सामाजिक स्तर पर जो उनके ऊपर अत्याचार हैं जी, उनके खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी, लोगों को एकजुट किया, उनको हौसला दिया जी। और सैकड़ों लड़ाई को मैंने जीता है। उसमें से छोटी छोटी बात को मैं थोड़ा सा बता देना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। गांव के जो डॉक्टर होते हैं उनको लोग झोला छाप कहते थे। उसकी लड़ाई को मैंने बिहार, झारखंड, देश के कई राज्यों में हमने लड़ा और उनको ग्रामीण चिकित्सक का ताज दे के सम्मानित करवाया और तुम्हें बिहार सरकार ने सम्मानित भी किया। आज कोरोना के समय में भी तमाम डॉक्टर अपने घर को बंद कर लिए, अस्पताल को बंद कर लिए जी। लेकिन गांव का डॉक्टर उसी तरह खड़ा रहा, लोगों को दवा लेके 12 बजे रात में, दिन में। और हमारी टीम सरकार से भी लड़ रही है,
क्योंकि प्रशिक्षण के नाम पे सरकार ने ग्रामीण चिकित्सकों को धोखा दे दिया। NIOS के माध्यम से कहा जो हम ट्रेनिंग देंगे, लोगों को लगा ट्रेनिंग दे देगा तो सरकार मेरी ये सर्टिफिकेशन वाली समस्या सॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल। लेकिन सरकार पैसा ले लिया, NIOS को फ़ायदा दिला दिया और उसमें लिख के दिया जो ये डॉक्टरी नहीं करेंगे। अच्छा। तो वो ग्रामीण चिकित्सक आज कोरोना जैसे समय में भी अभी भी बिना हिचक बिना डर का अपने समाज के लोगों को बचाने का काम कर रहा है। जी जी उनको सम्मानित करनी चाहिए, तो कई लोग अपमानित करते हैं। जी, बहुत ही अच्छी पहल सर। हम उनकी लड़ाई लड़ते हैं। सर, जैसा कि पता चला है कि आप पर किसी जाति विशेष के भेदभाव के प्रति आरोप भी लगे जी हैं। निश्चित निश्चित। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये इस बात पे अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। ये बहुत ही मेरे क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका जवाब मैं साफ साफ देना चाहता हूँ। आज तक जो लोग राजनीति करते थे मेरे क्षेत्र में, मेरे जन आंदोलन से मेरे द्वारा जो जागरूकता अभियान चलाए गए, वो तमाम जागरूकता अभियान के हिसाब से हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सड़क पे आ गए अपनी समस्याओं के साथ। राजनीतिक दलों का जनाधार खत्म होने लगा तो मेरे खिलाफ बोलने के लिए कुछ नहीं बचा था। ना दलाल कह सकता था, ना अन्य किसी तरह की गतिविधि में हम संलिप्त रहे। तो उन लोगों ने 2 फार्मूला मेरे लिए तैयार किया। होता क्या था, जैसे मैं गांव के हिसाब से बता दूं, अभी गौड़ा मेरे इधर गांव है जी। वहाँ कमज़ोर लोग को बोलने की आज़ादी नहीं है। यहाँ तक कि वहाँ मंदिर में जाने के लिए अभी भी प्रतिबंध है। जी अब वहाँ पे हमने लड़ाई लड़ा, तो जो प्रतिबंधित किया उसके खिलाफ लड़ाई लड़ा। जी जी कहीं गोली चला के मार दिया, किसी की ज़मीन हड़प लिया। इन तमाम चीज़ों का मैंने विरोध किया। तो हुआ क्या, जो काम करने वाले लोग थे और सामाजिक काम करने वाले लोग या जो डरा धमका के करने वाले लोग थे, वो तमाम लोगों को ये लगा कि अगर इसकी ताकत बढ़ जाएगी और यह बदनाम नहीं होता है तो कल मेरे लिए ये गले का फांस बन जाएगा। तो उन लोगों ने एक फार्मूला निकाला, जात की गाली दिया। अगर कोई गोली किसी को मार दिया तो हमने उसे गाली दिया। जी जी बिल्कुल। लेकिन वो अपने बचने के लिए, और जो राजनीतिबाज लोग थे वो लोग अपने लोगों को बचाने के लिए मेरे ऊपर आरोप लगाया कि हमारे जात को गरियाता है। जबकि मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, एक भी लोग मेरे क्षेत्र में बता दें कि मैंने किसे गाली दिया। केवल ही कहेंगे जो जात की गाली देता है, और मैं कहता हूँ मुझे बताओ किसको गाली दिया। तुमने ज़मीन हड़पी, मैंने तुम्हें वहाँ से भगाया। तुमने गोली मार के जान ले ली, तुमने बलात्कार किया, या जो भी चीज़ किया मैंने उसका विरोध किया। अगर बलात्कारी तुम्हारा जात है तो मैं मानता हूँ तुम्हें गाली दिया। बिल्कुल। बस यही मेरा मैसेज है आपके माध्यम से, जो मैं क्यों किसी को जाति को गाली दूँ। व्यक्ति को मैं टारगेट किया, जो अपराधी है, जो असामाजिक है, उसके खिलाफ मैंने मूवमेंट चलाया। सरकार द्वारा तारीफ प्रतिबंध लगाया गया के विरुद्ध आपने आंदोलन किया, तो इसके पीछे क्या कारण है? मैं सच बता दूं, हमारी सरकार जब होती है तो कोई भी प्रतिबंध लगाने से पहले उसके घाटे और नफ़ा के लिए बात नहीं कर पाती है। जी। बिहार की सरकार ने रातों रात ताड़ी पर प्रतिबंध लगा दिया, और उस प्रतिबंध के एवज में प्रशासनिक गतिविधि इतनी तेज हो गई जो ताड़ी बेचने वाले को पता नहीं था जो क्या प्रतिबंध लगाया। जी। और ज्यों ही वो, चूँकि वो पुश्तैनी उसका वो कारोबार है, विकल्प सरकार ने रखा नहीं, एकाएक बंद कर दिया, तो उसकी रोजी रोटी छीन रही थी। अब 10,000 रुपया गाँव में कर्जा लेकर के, ग्रुप लोन लेकर के लोग काम कर रहा है, अब उसका किस्त देने के लिए पैसा नहीं है। सरकार ने उसके बारे में सोचा नहीं, और वो रुखाएगा क्या उसके बारे में सोचा नहीं, रोज़गार क्या आगे करेगा उसके बारे में सोचा नहीं। एकाएक प्रतिबंधित जब कर दिया, उसके घर में घुस के उसके माँ बहन के लाठी डंडे लगने लगे, तो हमने उसके लिए लड़ाई लड़ी। लगभग 10,000 पासी समाज के लोगों को इस जिला के सड़कों पे ला करके DM के यहाँ मैंने अल्टीमेटम दिया। बाद में सभी जिला के लोगों ने मिल कर के लालू यादव जी के यहाँ जा कर के, उस समय सरकार में दोनों मिला के थे, तो लालू यादव जी के पहल पर उस कानून को वापस लिया गया, उसको थोड़ा सा
से लोचदार बना दिया गया, जी। जिसके चलते आज लोग ये रोजगार कर रहे हैं। जबकि आपको पता होगा, जो इसके विरुद्ध जब आंदोलन हम लोग कर रहे थे तो नीतीश जी ने कहा था जो नीरा का व्यवसाय करेगा, जी। लेकिन अभी तक नीरा का कोई कार्यक्रम नहीं बना, कहीं पर फैक्ट्रियां नहीं खुली। तो इसलिए हमने ऐसा विरोध किया, ना कि शराबबंदी के पक्ष में, ये विरोध में, शराब बेचने के पक्ष में हमने नहीं किया। जी जी। उसके रोज़गार रोटी के लिए हमने उसकी लड़ाई लड़ी और सफलता मुझे मिला। आज लगभग मेरे ज़िला में जितने लोग हैं वो रोज़गार में लगे हुए हैं और हम भी चाहते हैं, वो भी नहीं चाहता है। चूँकि मैं आपको 1 मिनट इसमें समय ले लूँ, जो आप देखेंगे जो लोग तार पे चढ़ते हैं जी। उनके पूरे सीना में वो गांठ होता है। जी जी। वो दिखा नहीं सकते हैं, उनकी बीवी हैं, बच्चे हैं, वो कपड़ा खोल नहीं सकता आपके सामने में। वो नहीं चाहता है चढ़ना, वो भी नहीं चाहता ऐसा काम करें, लेकिन विकल्प नहीं है, रोटी चाहिए, इसके लिए उस काम को कर रहा है, हम उसके साथ हैं। जी सर, आप एक डॉक्टर हैं, तो आप अपनी क्लिनिक को छोड़कर आप समाज सेवा में आए, तो इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे 2-3 कार्य थे। मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद बहुत सपना था मेरा, जो हम बड़ा अस्पताल खोलें, चलावें और लोगों को मदद करें। हमने वैसा किया भी, बेहतर अस्पताल को मैंने डेवलप किया और हमारे क्षेत्र में, तेघड़ा के क्षेत्र में जितना कमज़ोर से कमज़ोर लोग, मेरे यहाँ से सुविधा लिया भी। वाह। दुर्भाग्य यह था, जो मेरे यहाँ जो लोग आते थे पैसा देने के समय में, वो बीमारी से कम रोते थे, लेकिन ये जो बीमारी सामाजिक बीमारी थी, किसी की ज़मीन हड़प लिया, किसी को मारा, किसी को गाली दिया, किसी की इज्जत लूट ली, ये मुझे बार बार टॉर्चर कर रहा है। समाज में जो लोग काम करते थे राजनीतिक गतिविधि में, उनको मैंने कहा इसे रोक लगाओ। चंदा लिया जाता था लेकिन वो रोक नहीं लगाते थे। तो मुझे लगा, जो हम दूसरे को कहते हैं, इससे अच्छा खुद चल के एक बार देखें। चूँकि मेरे यहाँ मैंने देखा, स्वास्थ्य व्यवस्था सरकार की ठीक नहीं थी। पति के मरने से पहले महिला मंगलसूत्र बेचती थी जी जी। इलाज कराने के लिए। यह चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया और इसी के लिए मैंने अपने अस्पताल को थोड़ा सा कम करके, लगभग कम करके, समाज के गतिविधि में 10 साल से लगातार लड़ाई लड़ रहा हूँ। यही है, इसी के कारण हम अपने अस्पताल को थोड़ा कम किया। या मेरे मित्र लोग नौकरी कर रहे हैं, मैंने नौकरी नहीं की। जी सर, मैं यह जानना चाहूँगी कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार के विरुद्ध आपका नज़रिया क्यों है? सच में बता देना चाहता हूँ, अंग्रेजों से पहले जी। शिक्षा का अधिकार नहीं था। कमज़ोर लोगों को शिक्षा से वंचित रखा गया, ये लिखा हुआ है मनुस्मृति से लेकर अन्य जगहों में। ज्योतिबा फूले जैसे लोगों ने सबको एक समान शिक्षा व्यवस्था के लिए लड़ाई लड़ी। शिक्षा की जब झलक जगाने लगा, जब अंग्रेज़ हमारे यहाँ शासन किया, तो उन लोगों ने कानूनी तौर पर शिक्षा का अधिकार सबके लिए सुगम कर दिया। फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में ही लिख दिया, सबको एक समान शिक्षा की व्यवस्था हो। जी। मेरे देश में भी समान शिक्षा प्रणाली लागू हो गई, बावजूद सरकार एक, कानून एक, व्यवस्था दो। 90% गरीब के बच्चे के हाथ में कटोरा सरकार ने दे दिया और 10% बच्चों के हाथ में कंप्यूटर दे दिया। अब यहाँ मेरा उसके सरकार के नज़रिया के खिलाफ मैं हूँ। बच्चा तो आपका है, पूरा देश का बच्चा आपका है, तो 10% को कंप्यूटर क्यों और 90 को कटोरा क्यों? जो सिलेबस है जी। अब सरकारी विद्यालय में जो मैट्रिक पास करते हैं उसका 70% से ज़्यादा नंबर नहीं जाता है, और जो टाई बैच वाले विद्यालय में जा रहे हैं वहाँ 90 से कम नहीं आता है। फिर हमारी सरकार कहती है जो सबसे ज़्यादा नंबर लाएगा उसको नौकरी देंगे। जी। मानसिक रूप से बच्चों को टॉर्चर किया जाता है। हमारे ही घर के पड़ोस के बच्चे एक टाई बैच लगा के बस में जा रहे हैं और दूसरा को दिमाग में लग रहा है मेरा बाप भी अगर पैसा किसी तरह कमाता तो हम भी जाते, इसलिए नफरत पैदा करता है। जी। इस शिक्षा प्रणाली का मैं विरोध करता हूँ, क्योंकि बच्चा भविष्य है। जी जी। तो आपको एक समान शिक्षा व्यवस्था करनी चाहिए, तो सब चीज़ एक समान होना चाहिए। हमारे अभी जो बहाल शिक्षक हैं सरकारी विद्यालयों में,
कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जिनको शिक्षा देने की ताकत नहीं है। मैं साफ साफ बताना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल। मैं शिक्षकों के विरुद्ध नहीं हूँ, लेकिन जो लोग ऐसे करते हैं उनके विरुद्ध मैं हूँ। और आज सरकार गरीब के बच्चे को पढ़ने से रोकने की साजिश किया। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जो आज जिसको साइंस पढ़ना है, अब साइंस में सीट नहीं है, अब जाइए आर्ट्स पढ़िए, कॉमर्स पढ़िए। अभी तो और ख़राब स्थिति ला दिया सरकार, ऑनलाइन एडमिशन होगा। अब बरौनी का बच्चा भगवानपुर पढ़ेगा, चमथादीरा में जाके पढ़ेगा, जो जा नहीं सकता है, लड़कियां जा नहीं सकती हैं। ये ऐसी व्यवस्था कर दिया जो तुम पे पढ़ाई के प्रति नफरत हो जाए। तो शिक्षा के लिए मैं उसके विरुद्ध हूँ। जी। पॉलिसी एक तैयार करो, जहाँ बच्चा जो चीज़ पढ़ना चाहे उसको वैसी पढ़ाई वैसी तालीम दो। तो ये इसके लिए मैं उसके विरुद्ध हूँ। स्वास्थ्य के बारे में मैं साफ साफ बता दूँ, भारत की सरकार ने एक कानून लाई, कानून में लाया क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। उसमें कह दिया गया जो कोई भी अस्पताल खुलेगा उसमें सीटी स्कैन तक की सारी व्यवस्था चाहिए, नर्स चाहिए, कंपाउंडर चाहिए, या टोटली जो होता है वो तमाम चीज़ चाहिए, तभी आप खोलोगे, नहीं तो नहीं खोलोगे। जब 2 करोड़ लगा के लोग कॉरपोरेट घराने के फ्रेंचाइजी लेके खोलेंगे तो इलाज महंगी हो जाएगी जी। और जो सुगम तरीके से इलाज जो हो रहा था गरीबों का वो नहीं होगा जी। अब इस अस्पताल में क्या होता है, एक ऑनर मैं हूँ, अब एक डॉक्टर है कोई, और आपका पेशेंट को एडमिट कर लिया और कह दिया जो अब डॉक्टर आएगा तो इलाज करेगा, तब तक आपको क्या आईसीयू में है, अब बाहर रहो, पैसा दो। जी बिल्कुल। ट्रीटमेंट डैमेज हो गया। सरकारी जो अस्पताल है, अभी सबसे ज़्यादा गर्भवती महिलाओं की जान या नवजात की जान वहाँ गई। चाइल्ड स्पेशलिस्ट है नहीं सरकारी अस्पताल में, महिलाओं प्रसूति रोग विशेषज्ञ वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, लेकिन रोज़ डिलीवरी हो रहा है, रोज़ डिलीवरी हो रही है जी। जो नर्स हैं, जो अनट्रेंड हैं, दाई हैं, वो ज़बरदस्ती वहाँ डिलीवरी कराती है। इतना ही नहीं, जब उसका टाइम होने लगता है वो चाहती है अपने समय में जल्दी हो जाए, उसी में कई यूट्रस फटते हैं। मेरे यहाँ कई पेशेंट ऐसे आते हैं। अब उस स्थिति में जच्चा और बच्चा की जो मौत हो रही है और सरकारी व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर है नहीं, अगर जो एनजीओ या जो ठेका पद्धति पे ये जो चल रही है गाड़ी या पैसा अगर सरकार आज देना बंद कर दे तो लोग सरकारी अस्पताल नहीं जाए। केवल डिलीवरी के अलावा अन्य सुविधाएं सरकारी अस्पताल में नहीं है और सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन अभी कोरोना जैसे महामारी में आप देखे होंगे, अमेरिका में लोग मर रहे हैं जी, लेकिन मेरे बिहार में नहीं मरा, जहाँ सर्दी की गोली भी सही से अस्पताल में नहीं है, लेकिन कोरोना बिहार में ठीक हो रहा है। मुझे तो लगता है नीतीश जी को कहना चाहिए अमेरिका को, आ जाओ बिहार में, मैं ठीक करके भेज दूंगा। कोई सुविधा नहीं, लेकिन कोरोना ठीक हो रहा है। धन्यवाद मैं देता हूँ अपनी सरकार को, इसमें मैं उसका विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आपने देखा होगा जो नालंदा मेडिकल कॉलेज को बनाया गया, कोरोना के लिए स्पेशल वार्ड बनाया गया या अस्पताल बनाया गया, उसमें इतना पानी चला गया, कोई व्यवस्था नहीं। इसलिए मैं सरकार के विरुद्ध हूँ, अपने लोगों को मैं तैयार कर रहा हूँ। जब सबको एक समान चिकित्सा की व्यवस्था कहा गया संविधान संगत, तो फिर दो जैसी व्यवस्था क्यों है? नीतीश जी की पत्नी को मैं बोलना चाह रहा हूँ, वो चूँकि मेरे मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको निमोनिया हो गया और वो दिल्ली में जा कर के मर जाती है, मर गई। चूँकि जहाँ उनको ले जाया गया वहाँ मैं था उस समय, कहा गया निमोनिया हुआ और दिल्ली में जाके अस्पताल में उनको एडमिट किया गया और वहाँ मर गई। और यहाँ हमारे ज़िला में रोज़ सैकड़ों निमोनिया के लोग ठीक हो रहे हैं, घर पे ठीक हो रहे हैं जी। व्यवस्था जब नहीं है तो रामविलास जी को अगर सीना में दर्द हुआ अगर एसिडिटी से, तो वो दिल्ली में इलाज कराएंगे, और हमारे लोग मेरे जैसे गांव के डॉक्टर के यहाँ जाके वो दवा खाते हैं। बिल्कुल। इसलिए मैं व्यवस्था के खिलाफ हूँ, ना सरकार के खिलाफ हूँ। तो हमारी लड़ाई शिक्षा और स्वास्थ्य पर मूल रूप से फोकस है। ये दोनों जीवन के अंग हैं। बच्चे को एक दूसरे के प्रति नफरत हटाओ
इसलिए समाज शिक्षा प्रणाली को पूर्णतः लागू करो। जी स्वास्थ्य के विभाग में जहाँ भी जाए लोग इलाज के लिए, उसको बेहतर डॉक्टर, बेहतर इलाज मिले, और सरकार डॉक्टर को पैसे नहीं देती। हर चीज़ ठेका में हो गया। आप देखिए जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर ठेका में, मेरे जैसे डॉक्टर 40,000 में ठेका में रहेंगे, 50,000 उसका गाड़ी का खर्च होगा, तो 10,000 का महीना तो कर्ज लेगा, वो कैसे काम करेगा ईमानदारी से? सही बात। तो मेरा कहना है जो डॉक्टर हैं उनको सम्मानजनक जो ज़रूरत चीज़ है उनके साथ बात करो, वो तुम्हें सुविधा देंगे। क्यों अपना प्राइवेट खोलेंगे? जी बिल्कुल। उनको जो ज़रूरत है करो, लेकिन वो करता नहीं है, केवल डॉक्टर को कानून से डरा करके पैसा लेना चाहती है। जी तो हम इसलिए उसके विरुद्ध हैं, सरकार के विरुद्ध नहीं, उनकी व्यवस्था के विरुद्ध। संजीव जी, अभी जो सरकार के द्वारा हर चीज़ों को निजीकरण किया जा रहा है, हर चीज़ों का निजीकरण किया जा रहा है, तो इस पे आपका क्या दृष्टिकोण है? बहुत अच्छा प्रश्न है, और अभी के दौर में पूरे देश में नौजवानों को इस बात पर सोचना चाहिए। मैं इस पर थोड़ा 2-3 मिनट का अपना बात रखना चाहूँगा आपसे। जो निजीकरण शब्द जो है, यह जो जमींदारी प्रथा खत्म हुई थी उसका पुनर्जन्म है, उसका केवल नाम बदल के ठेकेदारी प्रथा किया गया। कहना साफ है, जो पहले जो जमींदार का डर था, उसके लठैत का डर था, जो कमज़ोर की बीवी बच्चे को घर से उठा लाया करता था, ठीक वही स्थिति अब ठेकेदारी प्रथा में होने जा रहा है। हर चीज़ ठेका में। आप बिजली मेरे सामने है, जाके देखिए, सारा बल्ब बुता दीजिए, उसके बाद भी उसका मीटर चलते रहे। बिल्कुल। बिल अपनी मर्जी से भेजेगा, और एक गरीब लोग को 5,000 रुपया में तार काट देगा। अगर हमारे जैसे मजबूत लोग हैं अगर कोई, तो उसको 1 लाख में भी ड्यूज में नहीं काटेगा। ये ठेकेदारी प्रथा का दोष है। जी। सरकार कानून बनाया, जितना बिल देता है दो, नहीं तो जुर्माना जितना राशि लगाएगा उतना आपको दे के बेल होगा। तो ठेकेदारी प्रथा में ये चल रहा है। और अभी तो और मजदूर को रजिस्ट्रेशन की बात सरकार ने किया, और निश्चित रूप से होनी भी चाहिए थी, लेकिन उसका खतरा क्या होने वाला है, जो मजदूर रजिस्टर्ड होगा, अब वो ठेकेदार के यहाँ काम मांगने जाएगा। अब 500 मजदूर है अगर हमारे क्षेत्र में, और 100 काम आया, तो वो किसी 100 को ही देगा। जी। तो जो उसका चमचा बनेगा, जो उसके लिए काम करेगा, एक्स्ट्रा काम करेगा, तो उसको देगा। या तो कहेगा जो सबसे कम रुपया लेगा हम उसको काम देंगे। जी। अब जिसका बच्चा दूध के बगैर मर रहा है, जिसका बाप दवा के बगैर मर रहा है, जिसका बेटी कपड़ा के बगैर इज्जत ढकने से परेशान है, वैसे लोग, वैसे बाप 500 कम 400 में करने के लिए तैयार होंगे, 400 का काम 300 में करने के लिए तैयार होंगे, 300 के काम 200। अंत में देखेगा ये भी नहीं होता है, हाथ जोड़ के कहेगा मालिक हमरा केनाहू जिंदा रखो और तोरे गोरी में काम करबो। ठीक वही जो दास प्रथा पहले थी, ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से इस प्रथा को लॉन्च किया गया, उसका नाम बदला गया। आज जिन युवाओं ने भारत की सरकार को बनाया, मोदी जी के नाम पे खड़ा किया, 2 करोड़ रोजगार की बात किया, आज 2 करोड़ रोजगार मेरा जा रहा है। जी बिल्कुल। सारे स्टेशन देख लीजिए जाके बिक रहे हैं। जिस स्टेशन पर मोदी जी ने झंडा लगवाया, सबसे पहले उस झंडा को, उस स्टेशन को बेचने का कार्यक्रम किया। जो स्टेशन मास्टर मेरा लड़का पढ़ के बनता, वो अब क्या हो रहा है, ठेका में हो रहा है। 6,000 5,000 में स्टेशन मास्टर बनने के लिए तैयार है, लंबी लाइन लगी हुई। जी जी। तो अब है क्या, जो पढ़ाई के प्रति नफरत, अब ठेके पे जुगाड़ पे करना है। और आपसे एक अंतिम बात इसमें मैं कहना चाहूँगा, जो हमारी सरकार ने एक अलग व्यवस्था कर दी, जो बिना पढ़े लिखे एग्ज़ाम पास किए अब कलेक्टर और एसपी बन सकता है। ये निजीकरण के दौर में ये बहुत बड़ा खतरा है। और जो घराना मजबूत है, आर्थिक रूप से संपन्न है, हर घर से अब जज निकलेगा, कलेक्टर निकलेगा, इंजीनियर निकलेगा, डॉक्टर निकलेगा। लेकिन ये 90% गरीब के बच्चे के घर से, गरीब के घर से बच्चा अब कोई कलेक्टर पैदा नहीं होगा। संविधान के साथ जो छेड़छाड़ हुआ, यह बहुत ही खतरा है। इसीलिए हम निजीकरण के विरुद्ध हैं। निजीकरण की जो व्यवस्था होनी चाहिए, आम लोगों की राय से बेहतर बना के होनी चाहिए। और तब लगता है जो तमाम लोग रोज़गार में हैं, सब लोगों को भरोसा रहता है जो हम सुरक्षित हैं।
और इस निजीकरण के दौर में आज 2-4 आदमी के पास पूरे देश का पैसा जा रहा है। अब वो स्थिति बन रही है जो वो लोग चांद पे जाके रहने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। अब हमारा यहाँ गरीब लोग खाने पे जब आफत होगा तो फिर वो बच्चे की माँ गीत गाएगी, चंदा मामा दूर के लड्डू मोती चूर के, आप खाए थाली में मुन्ना को दे प्याली में। क्योंकि तमाम बात उनके पास रहेगा, तमाम रुपया उनके पास रहेगा। वो जब ताला खोलेगा ऑनलाइन तभी खुलेगा। ये भूखा इंसान अंत में कहेगा चांद मामा दूर के। अब जब तक चांद से ये लोग खोलेंगे नहीं, आएंगे नहीं, तो बच्चा भूखा रहेगा, माँ के गोद में बच्चा मरता रहेगा। इसलिए हम लोग इस निजीकरण के विरुद्ध हम लोग अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि सरकार इस निजीकरण की व्यवस्था को ठीक ठाक करे, तमाम लोगों के विचारधारा से उसको लैस करे, तब करे, नहीं तो जो व्यवस्था थी उसको तोड़े नहीं। जी बिल्कुल। और आपकी बातें हमारे केवी स्टूडियो के माध्यम से दर्शकों तक ज़रूर पहुँचेगी। चलिए, धन्यवाद सर। जैसा कि पता चला है कि आप पर वीडियो को साड़ी पहनाने और चूड़ी पहनाने का आरोप और पूर्व विधायक से मारपीट का आरोप लगा, जिस कारण आप शायद जेल भी गए, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी, कहना तो है, हम लोग आंदोलन कर रहे थे तेघड़ा प्रखंड में। लगभग 40 साल से गंगा कटाव से जो लोग आए सड़कों पे, वो बांध पे बसे हुए थे। जी। वो बांध पे बसे हुए थे, उसका आंदोलन लगातार मैं कर रहा था, कभी धरना के माध्यम से, जुलूस के माध्यम से, लेटर के माध्यम से। लेकिन सरकार जब नहीं सुनी तो अंतिम में मेरी टीम जो है उपभोक्ता संरक्षण समिति की एक निर्णय लिया, जो 3 दिन हम धरना पे बैठेंगे, अगर काम नहीं किया तो चौथा दिन हम ताला मार देंगे, क्योंकि तुम्हारी ज़रूरत नहीं है जब तुम मेरा काम नहीं करोगे। सरकार ने कानून बना दिया तो तुमको काम करने में क्या दिक्कत? सही बात। लेकिन 3 दिन जब धरना मेरा चला और चुनाव से पहले जो विधायक बने थे हमारे ललन कुंवर जी, उन्होंने उस लोगों को एक पर्ची दिया था, फर्जी पर्ची, जो तुम्हारे लिए 1 करोड़ रुपया हम दे दिए हैं, तुम लोग को अब घर मिल जाएगा, इसलिए वोट दो। वोट लोगों ने दे दिया। लेकिन जब आंदोलन कर रहा था और प्रशासन ने उन्हें बुलाया, जब जनता को समझाइए, तो उन्होंने मुझे कहा और जो आंदोलनकारी थे उनको कह दिया ये सब असामाजिक लोग हैं। अब एक नंगा लोग जो 30 साल से सड़क पर है, 40 साल से, जो पेट में बच्चा आया, आज उसका बच्चा है, अब उसको घर नहीं है, उसके जवान बच्चे की शादी नहीं हो रही है, वो बांध पे खोपड़ी बना के रह रहा है। अब वैसे लोगों को अब ये चार्ज लगा रहे हैं असामाजिक। जी, ये तो उन लोगों ने आक्रोशित होकर उनके साथ मिसबिहेव किया। मैंने नहीं मारा, मेरे समर्थकों ने इनके ये अमर्यादित भाषा का विरोध किया, उनके ऊपर पानी का बोतल फेंका, वो चले गए। लेकिन उन्होंने बाद में मेरे ऊपर मुकदमा किया, जानलेवा हमला किया, ये हमको मार पीट रहा था। दूसरी बात, 3 दिनों के बाद वीडियो आ गए, जबकि उस दिन अल्टीमेटम था जो हम ताला आज बंद लगा रहे हैं, इसमें ताला लगा दिया गया था ब्लॉक में, वार्ता होनी थी। लेकिन वीडियो क्या किया, जो काम करने का जो टास्क दिया गया था उसने पूरा नहीं किया। जी। एसडीओ ने कहा जो आज जाके इसका पूरा रोड मैप बनाओ जी, कहाँ रहेगा, और बनाने के बदले में ये ऑफिस आ गए। उनको हम लोगों ने बंधक बनाया, और बंधक बनाने के बाद लोगों ने कहा जब हल्ला गुल्ला ज़्यादा नहीं करना है, इनको भजन कीर्तन सुनाओ। तो वहाँ जो लोग बैठे हुए थे, भजन चूँकि सांस्कृतिक कार्यक्रम, तो भगवान के कुछ समर्थक लोग थे, वो चंदन उंदन रखे हुए थे, लोगों ने उनको लगा दिया। मीडिया ने कहा ये सिंदूर लगा दिया, चूड़ी पहना दिया, जबकि ऐसी बात नहीं थी। बाद में पूरे जिला की पुलिस टीम आई, कलेक्टर छोड़ के टोटल पदाधिकारी आए, वार्ता हुआ, उन्होंने अपनी बात मानी, आके समझौता हुआ। लेकिन वहाँ का जो एसडीओ उस समय थे झा जी, राकेश झा, उन लोगों ने विधायक जी के साथ मिल करके एक रणनीति के तहत मेरे ऊपर 2 मुकदमा किया। मेरे साथ आंदोलन में एक महिला शिक्षिका थी, उसको डिसमिस किया, और हमें जेल भेजने के लिए बहुत बड़ी प्रयास इन्होंने किया। मैंने कहा था प्रशासन को मुझे मत ले जाओ, तुम जहाँ बोलोगे हम ही चल जाते हैं, लेकिन मेरा लोग तुम्हें नहीं छोड़ेगा। लेकिन ज़बरदस्ती कास्टिज्म के तौर पे जो थाना अध्यक्ष था मुझे क्लिनिक से उठाया,
जो ही उठाया 5,000 लोग टाउन थाना आके आग लगाने की बात करने लगे, जिसको मैंने समझा के वापस किया। कल हो के वो लोग तेघड़ा में जाके आंदोलन किया, रोडेबाजी किया, वहाँ भी प्रशासन की सबसे ज़्यादा गतिविधि गलत ढंग से किया, वहाँ तैयारी, वहाँ लाठीचार्ज किया और कई लोगों का हाथ उस सब तोड़ दिया। इस तरह से आंदोलन को तोड़ने के लिए 100-200 लोगों पे ये मुकदमा दायर किया, लेकिन हम सफल रहे। जो 8 करोड़ की परियोजना वहाँ स्वीकृत हुई, ज़मीन 8 बीघा ज़मीन सीओ ने उसको नक्शा के हिसाब से बनाया, ज़मीन वालों से एग्रीमेंट हो गई। अब केवल सरकार को पैसा देना है, उसको 5 साल से लटकाया हुआ है। फिर मेरा आंदोलन, चूँकि लॉकडाउन चल रहा है, नहीं तो फिर मेरा उसी तरह का आंदोलन चलता, लेकिन मेरा सब्र का सीमा टूट रहा है। ये जो 6 सितंबर जो लगाया है, 6 सितंबर के बाद अगर सरकार लॉकडाउन लगाती भी है तो इस ज़िला में बहुत बड़ा मूवमेंट होगा। कई कारणों से जो ये प्रशासन लॉकडाउन के बहाने कई लोगों को बुरी तरह से कानून को ताक पे रह के घटना को अंजाम दिया। दूसरी बात उन्होंने और किया, जो हमारी जो आम आवाम है, जो भूखा इंसान लॉकडाउन में है मजदूरी के अभाव में, उसके अनाज को खा गया। 6.5 लाख यूनिट केवल तेघड़ा प्रखंड में इन्होंने गबन कर दिया। बिना कहे लाल कार्ड पीला कार्ड को करके 15-15 किलो अनाज छीन लिया, जबकि अनाज देना चाहिए तो 15 किलो अनाज छीन लिया। तो उसके खिलाफ, भूख के खिलाफ और सुरक्षा के खिलाफ 6 सितंबर के बाद बहुत बड़ा युद्ध होगा। इसके लिए मुझे फिर जेल जाना पड़े, मैं उसके लिए तैयार हूँ। सर, अभी कोरोना की बात चली, कोरोना काल की बात चली, जिसमें मज़दूरों के बारे में आपने बताया, लेकिन कुछ ऐसे वर्ग जो जैसे प्राइवेट शिक्षक हैं, प्राइवेट टीचर्स हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? उनकी भी आमदनी का कोई जरिया नहीं है, कॉलेज स्कूल सारे सब कुछ बंद है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सबके बारे में बता रहा हूँ आपको। आप केवल टीचर को क्यों ले रहे हैं? मैं तो उनको भी ले रहा हूँ, वकील को भी। उनकी भी आर्थिक स्थिति 0 पे चली गई जी। ये तो वकील और मास्टर हैं, ये शिक्षित लोग हैं, ये तो किसी तरह अरेंज करते हैं, उन पे लोगों को कॉन्फिडेंस है। वो तो अपना रोज़गार नहीं हो तो कर्जों पैसा लेके वो अपनी व्यवस्था को कर रहे हैं। उनकी दोनों की व्यवस्था होनी चाहिए थी जी। अब निजी विद्यालय की स्थिति 2 तरह से आके खड़ा हो गया। गार्जियन को पैसा नहीं है और सॉफ्ट कॉर्नर कानून के हिसाब से गार्जियन ले रहा है, जब हम तुमको पैसा नहीं देंगे, क्योंकि मैंने कमाया नहीं, तुमको विद्यालय में पैसा नहीं देंगे। बिल्कुल। दूसरा, कानून बार बार अपना पैतरा बदल रहा है, कभी कहता है माफ़, कभी कहता है नहीं फिर देना पड़ेगा, फिर जब राजनीतिक चुनाव आया फिर कहा नहीं सब माफ़ करना पड़ेगा। तो निजी विद्यालय के साथ भी धोखा है सरकार का और कानून का। बैठ के बातचीत उसको करना चाहिए था, बीच का रास्ता निकालना था। क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो निजी विद्यालय का है, जो स्टाफ लॉकडाउन में भी काम कर रहे हैं या जो आत्मनिर्भर हैं उस विद्यालय पर, तो एक कमिटमेंट होना चाहिए। एक बैठ के सभी शिक्षकों और स्कूल संचालकों के साथ बैठ के बात होनी चाहिए, उसके बीच के एक रास्ता को निकालना चाहिए। उस निजी विद्यालय को एक पैकेज देना चाहिए जो जब तक कोरोना काल है उसको एक कम से कम नहीं पूरा तो आधे से ज़्यादा 70% 80% उसको कम से कम सैलरी देना चाहिए ताकि वो जिंदा रहे। अब वकील की बात कर लीजिए, वकील का तो स्थिति और ख़राब हो गया। अब ऐसे भी लोग हैं जो रोज़ कमाते और रोज़ खाते थे, तो वो सारा चीज़ बंद है। जो सीनियर वकील थे जिनकी खूब चलती रही है, उनके पास तो पहले से कमाया हुआ धन भी है, तो सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी आवश्यकताएं ज़्यादा हो गई है, तो वो कितना देर तक चल पाएंगे जी। तो उनके साथ भी लाचारी है। तो सरकार सच में, हमने या कई लोगों ने कहा भी, जो 270 करोड़ की बजट जो सरकार लाई, और बार बार हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं 130 करोड़ मेरी आवाम, तो जब 130 करोड़ हम आवाम हैं जी, तो भाई 1-1 करोड़ सबको दे देता तो 130 करोड़ में ही आपका काम हो जाता, और ये जो बचा वो आप रख लो। बिल्कुल। लेकिन ये बहुत बड़ी नौटंकी है। कुल मिला के लोगों को आर्थिक रूप से विपन्न करके अपने उंगली पर नचाने की ये बहुत बड़ी साजिश है। एक डंडा पे जैसे कोरोना में लोगों ने नाचा, जितनी मार खाई,
ये सरकार का रिहर्सल था, जो कैसे लोगों को हम गुलाम बनाएंगे, उसकी पूरी तैयारी सरकार ने करी है। सर, आप चुनाव भी लड़ते हैं, तो अक्सर देखा गया कि आप निर्दलीय से ही लड़ते हैं, तो ऐसा क्यों? जी, बहुत सुंदर। इसमें मैं बताना चाहता हूँ, आज तक सभी राजनीतिक पार्टियां ने चुनाव लड़ी है, किसी न किसी ने जीता है, बावजूद समस्या उसी का तरह रखा हुआ है। इसका साफ कारण है, जो पढ़े लिखे लोग भी जाति और पार्टी के नाम पे बढ़ते हैं जी, जिसके कारण अब सोसाइटी में काम करने वाला नेता नहीं मिलता है। अब जो काम कर रहा होता है, सब काम छोड़ के बीवी बच्चा रोजगार, जो हमको लोग इज्जत दे, लेकिन जब चुनाव का वक्त आता है तो लोग ऊपर देखते हैं, लालू नीतीश मोदी जो भी हो, उनके नाम पर वोटिंग करते हैं, जात के नाम पे वोटिंग करते हैं। इससे खतरा क्या होता है, जो काम करने वाला जो लोग है, जो उसकी सुरक्षा की लड़ाई लड़ना चाहता है, उसको लोग छोड़ देते हैं। वो अपने आप को अकेला महसूस करता, आखिर क्यों मैं काम करूं जी, सम्मान भी जब ना मिले। तो एक ये प्रश्न चिन्ह था जी, आखिर करे क्या, पार्टी निर्णय लेगी, पार्टी रातें रात विधायक सहित बदल जा रहा है, चुनाव करने से क्या फ़ायदा। आप जिसको चुन के भेज रहे हैं यहाँ सरकार इसके साथ बनाओ, वो रात में चल जाते हैं दूसरे के साथ बनाओ। तो पार्टियां जो है हमारे देश में अगर सबसे बड़ी समस्या है तो ये राजनीतिक पार्टियां हैं। अब किसी पार्टी से अगर मैं जीत के जाता हूँ, अगर सरकार में हूँ तो भी चुप रहूँगा, कैसे सरकार के विरुद्ध बोलूँ जी, बिल्कुल। और अगर विपक्ष में अगर मैं चला जाऊँ तो भी चुप रहूँगा, देखते हैं तुम बनाया सरकार उसको भले भुगत रहा है जी, यानी कि आम जनता को कहीं नहीं छोड़ता ये राजनीतिक पार्टियां। तो मैं अपील करता हूं आम लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से, अपने क्षेत्र में जो बेहतर काम करे, हर मुद्दा पे खड़ा हो, आपकी सुरक्षा की लड़ाई लड़े। आप निर्दलीय जिस दिन चुनाव लड़ना शुरू कर दो, जिस दिन जिताना शुरू कर दीजिएगा, आपकी सुरक्षा और आपकी जो भी विकास है वो साफ साफ नजर आएगा जी। इसका कारण है, अगर निर्दलीय जीत के जाता है तो सरकार किसी का बने उसके साथ रह के आपके क्षेत्र में काम करेगा जी, निर्दलीय अपनी बात को सही से रख सकता है, लेकिन पार्टी के जो विधायक होते हैं वो चुपचाप बैठ के चूड़ी पहन के बैठ जाते हैं। उनका एक नेता होता है, वही बोलेगा, बोलने का वहाँ पैसा लेता है, आपकी समस्या उठाएगा तो पैसा लेगा। मैं बताना चाहता हूँ, ग्रामीण चिकित्सकों की लड़ाई के लिए मैं गया था सुशील मोदी जी के यहाँ, उस समय वो नीतीश जी के विरुद्ध थे। अब वो कह रहे हैं मुझसे, बहुत बड़ा मुद्दा है ग्रामीण चिकित्सकों का, दीजिए हम सरकार को घेरते हैं। कुछ दिन के बाद फिर वो सरकार में चले आए तो मैं फिर गया, कहा जो सर आप बोले थे, अरे यार अब सरकार में आ गए, अब कैसे इस बात को उठाएंगे। ये स्थिति है। अब जनता पार्टी देखे और जाति देखे तो झेलना उसको पड़ेगा। जी, बिल्कुल। वो पैदल मुंबई से आ जाए या स्वर्ग लोग नरक लोग चला जाए, उससे कोई फर्क नेताओं को नहीं पड़ने वाला है। इसलिए मैं एक विश्वास दिलाने के लिए लोगों के बीच में काम करता हूं और हर चुनाव लड़ता हूं। जी, चुनाव लड़के लोगों को मैं बताना चाहता हूं, कल ये नहीं कहे जी पार्टी गड़बड़ी व्यक्ति गड़बड़। तो एक डॉक्टर भी संजीव भारती आपके बीच में है, आ जाओ मेरे साथ। जी, अगर मैं कहीं गलती करूं तो बीच रोड पे लाके कहो तुम गलत कहाँ किया। लेकिन जब तक पार्टी और जाति में लोग जाएंगे तो परेशानियां होगी। इसीलिए मैं निर्दलीय चुनाव लड़ता हूं। संजोग से मैं आज आपको बता दूं, इस बार भी मैं चुनाव लड़ूंगा और दमखम के साथ लड़ूंगा। हमारे कीवी स्टूडियो की तरफ से अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, आपके पूरे टीम को भी धन्यवाद, उपभोक्ता संरक्षण समिति की ओर से, ग्रामीण चिकित्सकों की ओर से और तेघड़ा विधानसभा की जनता की ओर से। थैंक यू।